नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, सोचिए किसी राज्य में 234 सीटें हों और किसी पार्टी का सिर्फ एक विधायक जीते, लेकिन फिर भी चर्चा ये हो कि वो एक विधायक वाली पार्टी ही सरकार चलाएगी। क्या ये लोकतंत्र है या राज्यपालों की मेहरबानी का नया चमत्कार? आज बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक भूचाल की जिसने भारत के दो बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को अपनी चपेट में ले लिया है। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी बहुमत के करीब होकर भी राजभवन के चक्कर काट रही है। आखिर राज्यपालों की ये भूमिका सवालिया निशान क्यों खड़ी कर रही है? चलिए विस्तार से इसको समझते हैं। दोस्तों, सबसे दिलचस्प मामला तमिलनाडु का है। यहाँ थलपति विजय की नई पार्टी टीवीके के पास 112 विधायकों का समर्थन है। बहुमत के लिए 118 चाहिए, जबकि विपक्षी दल डीएमके के नेता स्टालिन ने साफ कह दिया है कि हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला है, हम सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे। लेकिन पेंच कहां फंसा है? राज्यपाल आर.एन. रवि, जो अब बंगाल में हैं, और वर्तमान के राज्यपाल की भूमिका पर संजय राउत ने तीखा तंज कसा है। राउत ने कहा है, बीजेपी का सिर्फ एक विधायक जीता है, गवर्नर साहब को चाहिए कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बना दे और 5 साल का वक्त दे ताकि वो 117 विधायक और जुगाड़ कर सके। ये तंज असल में उस कड़वी हकीकत की तरफ इशारा है जहां बीजेपी अल्पमत में होकर भी सरकार बनाने के रास्ते तलाशती है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इतिहास में कई उदाहरण इसके हैं। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। साल 2000 का बिहार में आरजेडी के पास 124 विधायक थे, लेकिन राज्यपाल ने नीतीश कुमार को शपथ दिला दी, जिनके पास सिर्फ 34 विधायक थे। हालांकि सरकार गिर गई, लेकिन परंपरा तो तभी से पड़ गई थी। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी खुद 2 बार अल्पमत की सरकार चला चुके हैं, एक बार 13 दिन और एक बार 13 महीने। ऐसे ही महाराष्ट्र में 2019 में हुआ था। सुबह 6 बजे देवेंद्र फडणवीस की शपथ तो आपको याद ही होगी। बहुमत नहीं था, फिर भी शपथ हुई। तो दोस्तों, तमिलनाडु में भी यही डर है कि क्या राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी को दरकिनार कर किसी और को मौका दे देंगे। अब चलते हैं बंगाल। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद राज्यपाल एन रवि ने विधायक को भंग करने की तैयारी कर ली है, लेकिन ममता बनर्जी का तेवर अलग ही है। उन्होंने साफ कह दिया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता का आरोप है कि ये जीत जनता की नहीं, मशीनों और चुनाव आयोग की चोरी है। ममता बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कह रही हैं। बंगाल में अमित शाह पहुंच चुके हैं। सरकार बनाने की जोड़ तोड़ शुरू है, लेकिन ममता के इस रुख ने बीजेपी के लिए जीत का जश्न थोड़ा फीका कर दिया है। क्या वाकई बंगाल में वोटों की चोरी हुई है, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है, या ये हार ना पचा पाने की खींच है? दोस्तों, दोनों राज्यों में एक चीज कॉमन है। राज्यपाल तमिलनाडु में एन रवि और स्टालिन के बीच 36 का आंकड़ा था, अब वही एन रवि बंगाल में है। विपक्ष का आरोप है कि राज्यपाल अब सिर्फ केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में नियम कहता है कि सबसे बड़ी पार्टी को पहले मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ नियम राज्यपाल की पसंद के हिसाब से बदलते दिख रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है और थलपति विजय का समर्थन कर रही है ताकि बीजेपी की एंट्री रोकी जा सके।
वहीं स्टालिन और राहुल गांधी के बीच फूट की खबरों को स्टालिन ने खारिज कर दिया है। निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों, तमिलनाडु और बंगाल के ये हालत बताते हैं कि आने वाले दिन भारतीय राजनीति के लिए बहुत संघर्षपूर्ण होने वाले हैं। क्या राज्यपालों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पार्टियों को तोड़ने के लिए करना चाहिए? और क्या एक विधायक वाली पार्टी वाकई पूरे राज्य पर शासन करने का नैतिक हक रखती है? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। तो दोस्तों, लोकतंत्र जनता का वोट से चलता है, न कि राजभवन से के रिमोट से। अगर आज बंगाल और तमिलनाडु में जनादेश के साथ खिलवाड़ हुआ तो ये पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाना सही फैसला है? और क्या थलपति विजय को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अगर भी करें, ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।